हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपकी अपनी NCERT की बुक से लिया गया है और इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का समावेश है जो कि पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें। आज की वीडियो का हमारा टारगेट है 40,000 हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो ओजोन परत का एक महत्वपूर्ण गुण है कि जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, जो कि हानिकारक किरणें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल से श्रेष्ठ है, एक कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण है कि द्वितीयक सेल को हम आवेशित कर सकते हैं पुनः, और इसका हम पुनः यूज भी कर सकते हैं, जबकि प्राथमिक सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फैराडे धारिता का क्या अर्थ है। तो चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तब उस चालक की जो धारिता है 1 फैराड होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, डायोड और ट्रांजिस्टर में किसका उपयोग दौलित्र की भांति किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दौलित्र की भांति किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की। तो आइंस्टीन ने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव तो कितना होता है, 0 होता है। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति है, ध्यान रखना कौन सी स्थिति है, निरक्षीय स्थिति, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी संधि डायोड को पश्च अभिनिति में रखने के लिए उसे बैटरी के साथ किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए। तो इसमें हमें पी को, जो हमारा पी क्षेत्र होता है, उसको सेल के ऋण ध्रुव से और एन क्षेत्र को सेल के धन ध्रुव से जोड़ना चाहिए, जिससे कि यह संधि हमारी पश्च अभिनिति में कार्य करेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, धन आवेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्ति का नाम क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों को क्या करते हैं, त्वरित कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि धातु के परावैद्युतांक का मान होता है। तो अनंत, कितना होता है, अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा के शिखरमान एवं वर्गमाध्य मूलमान में संबंध तो क्या होता है, IRMS बराबर I0 बटा √2 या 0.707 I0, ठीक। दोनों में से कोई सा भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो P प्रकार का अर्धचालक, और यदि पंच संयोजी मिलाई जाएगी तो N प्रकार का अर्धचालक बनेगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो लॉरेंज बल या चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध। तो H बराबर E बराबर H न्यू, और H बराबर देखेंगे तो E अपॉन न्यू हो जाएगा, ठीक। तो आप लिखेंगे E बराबर H न्यू। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान। तो बीटा कण पर उपस्थित जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट है, मूल आवेश का मान कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। जो विद्युत चुंबक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे से। क्वेश्चन नंबर 17, स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो हेनरी, क्या होता है, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 18 है,
लिखा हुआ है कि दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास लिखिए। दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है? तो वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है कि गतिज सिद्धांत के अनुसार परमाणु का साइज नाभिक के साइज की अपेक्षा कितने गुना बड़ा होता है? तो वह होता है 10,000 से 1,00,000 गुना, इतना बड़ा होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु का गृह मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो परमाणु का जो गृह मॉडल है वो रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु की निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है या उच्च कक्षा में? तो जो परमाणु की निम्न कक्षा में या फिर उच्च कक्षा में, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अधिक होती है? तो निम्न कक्षा में। कौन सी कक्षा में? निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है। और उच्च कक्षा में कैसी होती है? कम होती है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन द्वारा कक्षीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले कूलाम बल से। कहाँ से प्राप्त होता है? कूलाम बल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी के संगत काली रेखाएं प्राप्त होती हैं? तो लाइमन श्रेणी के संगत। लाइमन श्रेणी के संगत कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं? काली रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजक ऊर्जा कितनी होती है? तो वह होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुगमन वेग क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इसका तो अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण को दर्शाता है? तो प्रथम नियम। प्रथम नियम किसको दर्शाता है? आवेश संरक्षण। और द्वितीय नियम किसको दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। यह भी आप यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सेल के विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या करने से? सांद्रता बढ़ाने से। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है कि क्या दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है? तो करता है। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक, करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल, यहाँ पर क्रांति नहीं, श्रांति काल, कौन सा काल? श्रांति। श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका श्रांति काल घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, क्या ओम का नियम सभी प्रकार के चालकों के लिए सत्य है? तो नहीं है। यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए? धात्विक चालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण। तो अन्योन्य प्रेरण पर क्या कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर वो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, मतलब दूसरी कुंडली पर निर्भर रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? तो स्वप्रेरण, क्योंकि इसमें एक ही कुंडली होती है और जिसमें दो कुंडली होती हैं वो अन्योन्य प्रेरण होता है और जिसमें एक कुंडली होती है वह स्वप्रेरण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा। समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो धारा होती है वो होती है विस्थापन धारा। कौन सी धारा? विस्थापन धारा। यहाँ से विस्थापन धारा की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, तो आप यही लिखेंगे कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, धातु का पराविद्युतांक। ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप धातु या वायु कर लेना। वायु का पराविद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक,
ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। धातु यहाँ पे आप कर लेंगे। वायु या निर्वात का पराविद्युतांक कितना होता है? 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, डायोड और ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, यानी इन दोनों में से किसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो डायोड का। किसका? डायोड का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है, जबकि ट्रांजिस्टर का उपयोग दौलित्र के रूप में किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो स्थिर विद्युत ऊर्जा के रूप में। किसमें? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा, किस प्राथमिक सेल को प्रमाणित सेल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डैनियल सेल। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, डैनियल सेल। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो वह होता है 0। कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न ऊर्जा में निकलता है। एक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है किस रूप में निकलता है? तो फोटोन, यानी बंडलों के रूप में निकलता है। ठीक, जिसे हम क्वांटा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो व्हीटस्टोन सेतु पर। किस पर? व्हीटस्टोन सेतु पर। इसके बाद नेक्स्ट है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? तो नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य। कैसा होता है? नगण्य। ठीक। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है कि नॉर तथा नैंड गेट कौन से गेट कहलाते हैं? तो नॉर तथा नैंड गेट हमारे सार्वत्रिक गेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से सभी गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भंवर धाराओं का उपयोग धारा मापी को रुद्धौल बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? रुद्धौल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री। अर्थात जो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा हैं एक दूसरे पर कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। या फिर यूँ कहा जाए कि जो विद्युत बल रेखा हैं वो समविभव पृष्ठ पर कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। तो इनके बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50, द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? डेविसन और जर्मन। ठीक, डेविसन और जर्मन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है कि संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? संधारित्र को समांतर क्रम में कब जोड़ा जाता है? जब उसकी धारिता का मान बढ़ाना हो। यानी धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमें संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? पटलित लिखा है। ट्रांसफार्मर क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? तो भंवर धाराओं के मान को कम करने के लिए या फिर भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, जब कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उस पर लगने वाले बल को हम कहते हैं विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो चुंबकीय बल। और चुंबकीय बल की खोज लॉरेंज ने की थी, इसलिए उसे हम लॉरेंज बल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता में संबंध। तो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/विभेदन सीमा। क्वेश्चन नंबर 55 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि टीवी के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो उपयोग में लाई जाती है? तो रेडियो तरंग। कौन सी? रेडियो तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा टारगेट 40,000
लाइक का कंप्लीट करने के लिए आप यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपकी एक वीडियो भी मिस ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।